जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, डीआरडीओ से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से संबंधित है। इस समय डीआरडीओ एक प्राइवेट इंडियन कंपनी की तलाश कर रही है जिनके साथ वो एक कोलैबोरेशन को फॉर्म करेंगे और इसके अंतर्गत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए एक हाइब्रिड ब्रेक पैराशूट सिस्टम को विकसित किया जाएगा और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दरअसल अगर हम ब्रेक पैराशूट की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग को इंश्योर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट की जो प्राइमरी व्हील ब्रेकिंग सिस्टम है उसको सप्लीमेंट करते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उनकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी सहायता करते हैं। और अब डीआरडीओ भारत में इस प्रकार के ब्रेक पैराशूट का निर्माण करना चाहता है, जिसके लिए इस समय वो प्राइवेट कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट स्वीडिश डिफेंस मैन्युफैक्चरर साप को लेकर के आ रही है। भारत में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रोत्साहन देने के लिए और डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत ने स्वीडिश फर्म साप के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम का है और इनका निर्माण भारत में किया जाना है। ऑफिशियली इस एग्रीमेंट को 25 मई 2024 को अनाउंस कर दिया गया है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि ये भारत में बनाए भी जाएंगे। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का शोल्डर लॉन्च मल्टीपर्पज वेपन सिस्टम है। बेसिकली ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है जो कि मल्टी रोल वेपन सिस्टम के तौर पर जाना जाता है और खासकर अर्बन एरिया में जब फाइट्स होती हैं तो उनमें इनकी उपयोगिता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनका निर्माण भारत में किया जाना है और ये इंडियन आर्मी को शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ये बड़ा डेवलपमेंट है और इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली साप के द्वारा अब कर दी गई है। आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में ये जो सिस्टम है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन भी करेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी जेवीपीसी को लेकर के। जेवीपीसी, जिसको मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है। ये एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और रोबस्ट वेपन सिस्टम है जो कि बुलपअप कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलता है। इतनी सारी मेरिट्स होने के बावजूद भी अब इस सिस्टम पर या इस गन सिस्टम पर एक बड़ा संकट है और वो है सेना में एडॉप्टेशन का। उसके पीछे की कुछ वजह है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेवीपीसी की जो कैपेबिलिटी है वो एक्सेप्शनल है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी जो लिमिटेड सक्सेस रही है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही है इसमें यूज़ होने वाला एमिनेशन। जेवीपीसी में 5.56 × 30 mm की जो कार्ट्रिज है वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि स्पेशली जेवीपीसी के लिए ही डेवलप की गई है। अब अगर हम स्टैंडर्ड 5.56 × 45 mm के बुलेट्स की बात करें, जो कि नेटो राउंड है, जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इनके एलाइज के द्वारा किया जाता है, उसकी तुलना में ये अलग है और यही डिफरेंस इसके लिए बड़ी दिक्कत का कारण बन रहा है, क्योंकि अलग अलग एमिनेशन का मतलब ये है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और युद्ध के समय में अलग अलग प्रकार के जो एमिनेशन है इनके स्टॉक को मेंटेन करना और सप्लाई करना ये दिक्कत का विषय हो सकता है। और इसीलिए जेवीपीसी के केस में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5.56 × 30 mm के जो राउंड्स हैं, तो दुनिया की बहुत कम आर्मी है जो इस प्रकार के राउंड्स का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब ये है कि युद्ध की स्थिति में इस एमिनेशन की जो अवेलेबिलिटी है इसको भी अभी कह सकते हैं ये पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है कि कितनी रहेगी, या इसको बनाए रखना हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और यही एक कारण है कि जेवीपीसी का जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है। हालांकि जेवीपीसी का समर्थन पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, इस तरह की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने जेवीपीसी का समर्थन किया है। लेकिन जो डिफरेंट एमुनेशन टाइप है इसके चलते ये जो वेपन सिस्टम है ये अभी अधर में लटका हुआ है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन 45 यानी फ्लाइंग डैगर्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, फ्लाइंग डैगर्स को जैसा कि आप सबको पता है कि एक प्रेस्टिजियस ऑनर प्राप्त हुआ है जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, और ये उन्हें 8 मार्च 2024 को मिला है। लेकिन इसी उपलक्ष्य में वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी सर ने 25 मई 2024 को स्क्वाड्रन का दौरा किया है और इस दौरान जो स्क्वाड्रन को शुभकामनाएं हैं वो इनके द्वारा प्रदान की गई हैं। फ्लाइंग डैगर्स की अगर हम बात करें तो इनका अपना एक अलग इतिहास रहा है भारतीय वायुसेना में। इन्होंने वैम्पायर जेट से लेकर के फॉर्मिडेबल तेजस एयरक्राफ्ट तक को ऑपरेट किया है और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब इन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। फिर चाहे वो 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 का युद्ध हो, इनका
जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय रहा है और इन्होंने अदम्य साहस का परिचय भी वहाँ पर दिया है। और यही नहीं, बालाकोट इंसिडेंट में भी इनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम थी और इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में ये पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इस समय ये स्क्वाड्रन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को ऑपरेट करती है। आने वाले भविष्य में इस प्रकार के और भी जो सम्मान है इनको मिलते रहे, ऐसा हम कामना करते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। जब से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिला है तो युद्ध स्तर पर इस पर कार्य शुरू किया गया है और अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तकरीबन 4 सालों के अंतर्गत इसका जो रोल आउट है उसको करने पर विचार कर रही है। ये माना जा रहा है कि जो इनिशियल प्रोटोटाइप है वो अगले 4 वर्षों में हमें देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार की डिले की फिलहाल तो संभावना नहीं है, लेकिन इनिशियल प्रोटोटाइप में अगर चीज़ें सही समय पर वैलिडेट ना हुई तो हमें कुछ डिले एक्सपेक्ट करनी होंगी, या हम यूँ कह सकते हैं फिलहाल ऐसी संभावना ना बने तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती हैं तो ये प्रोग्राम स्लाइट डिले फेस कर सकता है। हालांकि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पूरी ताकत झोंक चुकी है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। इसके पीछे की वजह यह है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और भारत में पहली बार इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये चाहती है कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान हो, किसी प्रकार की खामी यहाँ पर ना हो और इसी वजह से इसमें जो परिवर्तन है वो हमें अक्सर देखने को मिलते रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अडानी डिफेंस से। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने ऑलरेडी इग्ला एस जो कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी असेंबली को शुरू कर दिया है भारत में। और ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये न सिर्फ आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देगा बल्कि हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इग्ला एस की जो असेंबली है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत की जा रही है जो कि ADSTL यानी अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और रोसबोरॉन एक्सपोर्ट के बीच में एक डील का परिणाम है। रोसबोरॉन एक्सपोर्ट रूस की स्टेट कॉर्पोरेशन है और जो TOT है ये भारत में इस प्रकार के जो सिस्टम है इनके निर्माण की मंजूरी दे रही है और ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें भारत में असेंबल किए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने ADSTL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जहां पर 48 इग्ला एस लॉन्चर और 100 मिसाइल्स की बात की गई थी। इसमें नाइट साइट टेस्टिंग स्टेशन भी शामिल है और इसकी जो टोटल वैल्यू थी 260 करोड़ रुपए की थी। डिलीवरी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी और सबसे खास बात यह है कि ये सबसे फ्रंट लाइन का जो एयर डिफेंस है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें इनका टारगेट फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन एयर व्हीकल होने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि जब बात वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की हो ही रही है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम विशोरैट के नाम से जानते हैं वो ऑलरेडी अपने कई टेस्ट पूरा कर चुका है और अब एक बड़ी संख्या में उनका जो ऑर्डर है सेना के द्वारा प्लेस किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना प्रमुख को लेकर के आ रही है। दरअसल अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने भारतीय थल सेना प्रमुख के सर्विस को एक्सटेंशन प्रदान किया है और ये एक्सटेंशन सर्विस में ये 1 महीने का है। दरअसल आपको बताते चले कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे सर अपने कार्यकाल को 31 मई 2024 को खत्म करने वाले थे, लेकिन अब उनके कार्यकाल को 1 महीने का जो एक्सटेंशन है ये मिल चुका है और अभी वो 1 महीने तक यानी जून तक इसी प्रकार भारतीय थल सेना प्रमुख के कार्यभार को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।